हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की एक ऐसी टॉपिक जिसकी ज़रूरत रसायन विज्ञान पढ़ने वाले सभी बच्चों को पड़ती है और लगभग सभी चैप्टर्स में पढ़ती है। चाहे वो कक्षा 11 में पढ़ रहे हों, चाहे कक्षा 12 में पढ़ रहे हों, चाहे बीएससी वाली क्लासेस में पढ़ रहे हों, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली सीखना है। इन टॉपिक्स में मैं 3 चीज़ें ख़त्म कर चुका हूँ। देखो, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान से तीसरी यूनिट है तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तिता, और इसके अंतर्गत लेक्चर नंबर 13 पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें भी पार्ट 4 है आज। देखो, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं गुणधर्मों में आवर्तिता, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। और इस आवर्तिता के अंतर्गत ये देखो हमने क्या क्या पढ़ा दिया है आपको। परमाणु त्रिज्या बता दिया है, आयनन एंथैल्पी बता दिया है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बता दिया है, और आज बारी है विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यह विद्युत ऋणात्मकता क्या है, और ये सारे टॉपिक्स क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में लगभग सभी चैप्टर्स में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की जब व्याख्या करनी होती है तो ज़रूरत पड़ती है, यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करनी होती है तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो विद्युत ऋणात्मकता मैं शुरू करूँगा इसके अंतर्गत, और देखो क्या बताऊँगा आज की वीडियो में। मैं आप लोगों को विद्युत ऋणात्मकता के साथ साथ परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता चारों का तुलनात्मक अध्ययन भी कराने वाला हूं कि एक दीर्घाकार आवर्त सारणी में ये चारों कैरेक्टर्स, चारों गुण किस तरह से बदलते हैं। तो पहले हम टॉपिक पे आ जा रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को सबसे पहले देखो आप क्या है। विद्युत ऋणात्मकता किसी यौगिक में किसी परमाणु के बंध युग्म वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या कहलाती है, सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा। देखो, एक यौगिक हम बना दे रहे हैं और यौगिक के रूप में हम H2O बना रहे हैं। देखो H2O की आकृति यहाँ बता दूं कैसी होती है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स भी स्थित होते हैं, जैसा कि लुईस संरचना हमने आपको पढ़ा दिया है। तो लुईस संरचना में ऑक्सीजन की सबसे बाहरी कक्षा, जिसको संयोजी कक्षा कहते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ बॉन्ड बनाने में भाग लिया हुआ है। यहाँ बॉन्ड में किसके किसके इलेक्ट्रॉन हैं? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का है। इस तरह से यह सहसंयोजक बंध बना है। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स बच रहे हैं, इनको एकल युग्म कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को बंध युग्म कहते हैं। तो यहाँ टर्म बंध युग्म आया है, बंध युग्म। तो बंध युग्म वाले इलेक्ट्रॉन वो हैं जो एक बॉन्ड में भाग लिए होते हैं 2 परमाणुओं के मध्य शेयरिंग में। तो यह बंध युग्म तो आप समझ गए। अब यहाँ समझना है कि विद्युत ऋणात्मकता है क्या। तो किसी यौगिक में, देखो यौगिक है H2O और इस यौगिक में किसी परमाणु के, चाहे परमाणु ये हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, इन बंध युग्म वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन कितनी तेजी से आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, यह हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होगी। और इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन कितनी तेजी से आकर्षित करता है अपनी तरफ, यह ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होगी। इसी तरह से इस हाइड्रोजन की भी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की क्षमता। तो विद्युत ऋणात्मकता तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब देखो, विद्युत ऋणात्मकता को पॉलिंग पैमाने पर मापा जाता है। जैसा कि पहले हमने आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में बताया था आपको कि इनको विशेष रूप से मापने के लिए
पैमाने हैं, विधियां भी हैं, इनका मापन संभव है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का मापन संभव नहीं है। एक वैज्ञानिक थे पॉलिंग, जिन्होंने एक पैमाना बनाया और उस पैमाने में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता उन्होंने 4 मान ली। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तो फ्लोरीन है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उन्होंने 4 मानी और उसी के आधार पे शेष सभी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता उन्होंने तय कर दी। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा दीर्घाकार आवर्त सारणी का एक छोटा सा स्वरूप, और अब आपको बताऊंगा कि आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता किस तरह से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तित होती है और किस तरह से एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तित होती है। तो देखो यहाँ आप, तो बच्चों यहाँ आप लोगों को आवर्त सारणी का एक लघु स्वरूप दिख रहा है। इतना लघु हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमको यहाँ एलिमेंट्स भरना नहीं है, तत्वों को भर के नहीं दिखाना है। वो सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। यहाँ हमको क्या दिखाना है, इन गुणधर्मों में आवर्तिता को दिखाना है। सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे। इस आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता का मान यदि हम किसी आवर्त में बाएं से दाहिने जाएं तो कैसे चेंज होगा और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो कैसे चेंज होगा। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में जैसा कि आप पहले से जानते हो कि 1 से लेके 18 तक कुल ऊर्ध्व कालम है, इसी को आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। और आवर्तों की संख्या है 7, 1 से लेके 7 तक। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग या समूह हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं। तो अगर हम इस आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने जाते हैं तो तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का गुण जो है बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता देखो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं यहाँ, HF से बता रहा हूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। यहाँ पे शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन का और एक फ्लोरीन का, यह फ्लोरीन अपनी तरफ खींचे रखता है ज़्यादा और यहाँ पे पोलरिटी पैदा हो जाती है, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। तो यह बॉन्ड पोलर हो जाता है और आयनिक गुण भी दर्शाता है। तो HF बॉन्ड में, जो कि वास्तव में सहसंयोजी है, पोलरिटी के कारण आयनिक लक्षण पैदा होते हैं और तब ये कहा जाता है कि यहाँ फ्लोरीन की क्षमता शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है अपेक्षाकृत हाइड्रोजन के। इसलिए साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की तरफ अधिक खींचे होंगे और यहाँ ध्रुवीयता का गुण पैदा हो जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक मानी जाएगी हाइड्रोजन की अपेक्षा। और पॉलिंग ने क्या किया कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 मानी। तो आप पहले जानते हो कि यह हैलोजन वर्गों का समूह है, हैलोजन तत्वों का समूह है। 17वां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस तरह से रखे जाते हैं तत्व। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पॉलिंग ने 4 माने और इस साइड में विद्युत ऋणात्मकता का मान, इससे अगर हम बाएं साइड आए तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है, नीचे भी आए तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। तो जब हम इस कोने में आते हैं तो सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व सीजियम है। यहाँ पे मिलता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 0.7 है। अगर आप बुक में देखेंगे तो टेबल बना हुआ है, टेबल में इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है दिखाया हुआ है। तो वहां से आप विद्युत ऋणात्मकता का मान देख सकते हो। तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व इधर, कम ऋण विद्युतीय तत्व इधर, सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व नीचे। यहाँ क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जब हम बाएं से दाहिने यहाँ आएंगे तो दाहिने से बाएं आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो रहा है ना। और यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ रहा है एक आवर्त में। और जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तब विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो रहा है और ऊपर से नीचे जाए तो उसी को कहेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट्स को लिख देता हूँ, इसके बाद फिर आगे हम तुलनात्मक अध्ययन करा रहे हैं। तो यहाँ देखो आप हमने लिख दिया है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। बाएं से दाहिने गए तो विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता जाएगा, तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है।
एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। अब हम यहाँ आपको तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या पढ़ा था, किताब में खूब अच्छे एरो द्वारा दिखाया हुआ है, हम भी एरो द्वारा दिखाएंगे। देखो आप, जब हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, तो तीर कैसे लगेगा? उल्टा लगेगा। परमाणु त्रिज्या किधर बढ़ेगी? इधर की तरफ बढ़ेगी। तो हम बना दे रहे हैं तीर को इस डायरेक्शन में, तीरों को रेड से बनाएंगे और ब्लैक से लिख देंगे। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? इससे इधर की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा, दाहिने से बाएं जाने पर बढ़ेगा। यह हो गया परमाणु त्रिज्या। यहां पे अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कर लोगे तो याद करने में बहुत आसानी रहेगी। देखो, परमाणु त्रिज्या के अलावा शेष तीनों गुण बाएं से दाहिने जाने पे बढ़ते हैं, जबकि परमाणु त्रिज्या घटती है। तो दूसरा बना दे रहा हूं, देखो दूसरा हो जाएगा आयनन एंथैल्पी। तो यह तीर हो जाएगी हमारी आयनन एंथैल्पी के लिए। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा गुण क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और यह भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी क्या होती है? और अधिक ऋणात्मक होती जाती है, अर्थात बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यहां बताया, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये तीन गुण देख लिए आप। एक गुण और है, इसको भी नीचे बना दूं, देखो इसको तो अभी अभी बताया हमने कि यह क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में यहां चारों गुण में तुलनात्मक अध्ययन देखो आप। परमाणु त्रिज्या क्या होगी? जैसे जैसे हम बाएं से दाहिने जाएंगे कम होती जाएगी, तो इसके लिए तीर उल्टा बना दिया। और शेष तीनों गुण आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, ये लेफ्ट से राइट हम मूव करेंगे तो बढ़ती जाती है, तो इसको सीधे तीर द्वारा दर्शा दिया। अब वर्ग में आपको दिखा दूं कि एक वर्ग में ये सब कैसे चेंज होते हैं। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या बना रहा हूं, देखो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एक वर्ग में, तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, क्योंकि नई नई कक्षाएं जुड़ती हैं। ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। परमाणु त्रिज्या यहां लिख दूं, परमाणु त्रिज्या, थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में लिखना पड़ रहा है, लेकिन पढ़ लोगे आप लोग। देखो परमाणु त्रिज्या हो गया। अब देखो परमाणु त्रिज्या के बाद आयनन एंथैल्पी। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसका मान तो कम होगा, इसके अपोजिट है। तो देखो इसके लिए हम तीर को उल्टी दिशा में बना रहे हैं। यह हो गई आपके आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। शेष दो गुण बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। तो आप तो निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि इन दोनों के मान भी हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ेंगे इनके मान भी बढ़ेंगे। तो इनके लिए भी तीर का डायरेक्शन सीधा होगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता।
ठीक है। तो ये चारों चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करवा दिया आपको। अब मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन चीज़ों का ठीक तरह से अध्ययन कर लेते हैं, ये चारों पार्ट पढ़ लेते हैं। लेक्चर 13 में पार्ट 4 है, लेक्चर 12 में पार्ट 3 है, लेक्चर 11 में पार्ट 2 है, लेक्चर 10 में पार्ट 1 है। तो ये चारों गुण अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर पूरे केमिस्ट्री में इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई जगह कई प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर में केवल एक लेक्चर बचा है, उसको अगले लेक्चर में हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।